हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद्यार्थी आईक्यू। तो स्वागत है आप सभी का विद्यार्थी आईक्यू में। तो जैसा कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ गया है और हम लोग एक यूपीएसआई का स्पेशल बैच चलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम उसमें सबसे पहले भारत का संविधान या इंडियन पॉलिटी टॉपिक लेंगे, क्योंकि जो है यूपीएसआई के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो हम उसमें संपूर्ण जीएस कराएंगे, जितनी भी मतलब स्पेशल जीएस का बैच है ये, इसमें जीएस कराएंगे और वो भी स्पेशल यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो हम इससे पहले भी हमने एक दो क्लास ले ली हैं जिसमें भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के बारे में या जितने भी अधिनियम आए थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का गठन। ठीक है दोस्तों, तो तीन चीज आज हम इस बैच में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैबिनेट मिशन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो दोस्तों इस कैबिनेट मिशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से बनी थी। तो देखो, जैसा कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था। और जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो उसके बाद ही 1945 में ही इंग्लैंड में आम चुनाव हुए, मतलब ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। ब्रिटेन में आम चुनाव, ठीक है। आम चुनाव का मतलब जैसे इंडिया में संसद के लिए चुनाव होते हैं, लोकसभा के लिए जो चुनाव होते हैं वो आम चुनाव ही होते हैं, तो ऐसे ही ब्रिटेन में भी हुए थे। ठीक है, 1945 में। तो इस बार क्या हुआ, तो पहले तो रूढ़िवादी सरकार थी इंग्लैंड में, मतलब कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था, लेकिन अब लेबर पार्टी जीत के मतलब सत्ता में आई, या लेबर पार्टी जीत के आई, तो लेबर पार्टी ने सरकार बनाई। ठीक है, लेबर पार्टी एक उदारवादी पार्टी थी। ठीक, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली इसका नेतृत्व कर रहे थे और यही ब्रिटेन के पीएम बने 1945 में। 1945 में यही ब्रिटेन के पीएम बने। तो एटली साहब ने जैसे उन्होंने मतलब वो सत्ता में आए, उन्होंने ब्रिटिश पीएम की शपथ ग्रहण करी, तो उसके उसी दौरान उन्होंने घोषणा कर दी कि भारतीयों को भी अपनी संविधान सभा बनाने का अधिकार है और उन्हें भी आज़ादी का अधिकार है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हम भारत को 1948 तक आज़ाद कर देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये था कि क्योंकि भारत में विद्रोह चल रहा था, भारत पाकिस्तान को लेकर विद्रोह चल रहा था। चलो ब्रिटेन भारत का तो चलो एक समझ में आ रहा था कि वो आज़ादी के लिए लड़ाई थी, लेकिन भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर भी देश का बंटवारे की मांग चल रही थी। तो वो जो संवैधानिक गतिरोध था उसी को दूर करने के लिए पहले भी बहुत सारे मिशन आए, जैसे क्रिप्स मिशन आया, वेवेल योजना आई, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आया। तो अब आया था कैबिनेट मिशन कि भारत में एक पृष्ठभूमि तो हो कि भारत कैसे सौंपा जाएगा भारत का शासन भारतीयों को, ये भारतीय संविधान सभा का निर्माण होके भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होगा। तो उसी के लिए कैबिनेट मिशन भारत में आया था। अब कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था मार्च 1946 को, मार्च 1946 को। ठीक है दोस्तों, तो इसके सदस्य कौन थे, तो इसमें 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। ठीक, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, तो 3 कौन कौन से थे, एक तो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, ठीक है दोस्तों। तो जो ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे ये भारत सचिव थे, और ये क्रिप्स कैबिनेट मिशन जो आया था उसके अध्यक्ष भी थे। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, मार्च 1946 में। इसके सदस्य कितने थे, 3। कौन कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं कि कैबिनेट मिशन की क्या क्या विशेषताएं थी या उसमें क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, तो इसके प्रावधान देख लेते हैं हम, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो इसमें पहला प्रावधान जो इसमें मुख्य प्रावधान थे वो तो ये कि भारत में तत्कालीन अंतरिम सरकार का गठन हो। भारत में तत्कालीन अंतरिम सरकार का गठन हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये संविधान सभा का गठन हो। जो भारतीय लोग संविधान की मांग कर रहे हैं तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक, और तीसरा था भारत में संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत। तो उसमें तीन मुख्य प्रावधान थे। तीन मुख्य प्रावधान क्या क्या थे? एक तो भारत में तत्कालीन अंतरिम सरकार का गठन हो, क्योंकि 1939 के बाद जब कांग्रेस ने सभी प्रांतों से एक सामूहिक त्यागपत्र दे दिया था, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, तो उसी दरमियान क्या हुआ कि कांग्रेस ने ब्रिटिश प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया। तो उसके बाद भारत में कोई इलेक्शन नहीं हुए थे। एक तो भारत में तत्कालीन अंतरिम सरकार का गठन हो, दूसरा संविधान सभा का गठन हो, तीसरा भारत में संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत करी कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे होगा। तो वो संविधान सभा के गठन से होगा। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन कैसे होगा, अब आप ये देख लो। संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का गठन कैसे होगा? तो संविधान सभा का गठन होगा प्रांतीय विधान सदस्यों द्वारा तो संविधान सभा का निर्माण होगा प्रांतीय विधान सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। ठीक है दोस्तों, प्रांतीय विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का यह संविधान सभा का गठन होगा, यह संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा होगा, और इन सदस्यों का चुनाव कौन करेंगे? वो करेंगे प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जैसे आज हम राज्यसभा का इलेक्शन होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? राज्यसभा का इलेक्शन जब होता है तो उसमें जो जितने भी भारत के राज्य हैं उनकी जो विधानसभा है उनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, तो वही प्रावधान यहाँ पे था कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा होगा और उनको प्रांतीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करेंगे। ठीक है मित्रों, पहले मांग तो ये थी कि भारत में जो संविधान सभा का निर्माण हो वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अनुसार हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता। ठीक, और इतना एक कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी भी नहीं थी हमारे पास कि जो इतना बड़ा चुनाव करा सके उस टाइम। तो आज तो है हमारे पास, जैसे निर्वाचन आयोग है। ठीक है, तो क्या हुआ कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य होगा। ठीक, संविधान सभा के गठन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो संविधान सभा के सदस्यों का गठन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। कौन करेगा? प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य हैं वो निर्वाचित करेंगे या वो चुनकर भेजेंगे। ठीक, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या प्रावधान था
कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, एक सदस्य। दूसरी बात यह था कि भारत में कितने समुदाय होंगे, मतलब जो जिनका हम निर्वाचन करेंगे, कितने समुदायों में हम इन सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। तो समुदाय कितने थे, वो थे 3 मुख्य समुदाय जो थे। समुदाय थे सामान्य, मुस्लिम और सिख। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सामान्य जो सदस्य हैं, जो सामान्य से आए हैं या जनरल कैटेगरी से आए हैं, उनका जो निर्वाचन या उनको जो चुन के भेजेंगे वो सिर्फ सामान्य लोग ही भेजेंगे। उनको जो चुनाव देंगे, मतलब अपना मत देंगे, वो सिर्फ सामान्य लोग देंगे। मुस्लिम जो चुन कर आएंगे, उनको जो उनका जो चुनाव होगा या उनको जो वोट देंगे वो सिर्फ मुस्लिम लोग देंगे। और सिख जो चुन के आएंगे उनको वोट सिर्फ सिख लोग देंगे। तो मतलब कहने का ये हुआ, सिखों को सिख ही चुनकर भेजेंगे, मुस्लिमों को मुस्लिम ही चुनकर भेजेंगे और सामान्य को सामान्य ही चुनकर भेजेंगे। ठीक है मित्रों, इसमें यह प्रावधान था। ठीक है, अब हम संविधान सभा के सदस्यों की बात कर लेते हैं। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के सदस्य, तो टोटल कितने सदस्य थे? टोटल थे 389, 389 सदस्य थे, जिनमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे। ठीक दोस्तों, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, जैसे आज की यूटी है, यूनियन टेरिटरी, उस टाइम पे कमिश्नरी क्षेत्र होते थे, कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक दोस्तों, और 93 थे देशी रियासत के सदस्य। ठीक है, तो आप देख लेना इसको, ये इतना ही बैठेगा, मतलब सारे टोटल अगर आप इनका करोगे तो ये 389 बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तो 292 तो हो गए ब्रिटिश प्रांत, 4 हो गए कमिश्नरी क्षेत्र और 93 हो गए देशी रियासत। अब देशी रियासतों का क्या था कि कैबिनेट मिशन में ये भी प्रावधान था कि अगर देशी रियासत चाहें तो वो भारत में शामिल हो सकती हैं, ये भारतीय संविधान सभा में शामिल हो सकती हैं। अगर ना चाहें तो वो अपना खुद का भी संविधान बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक ये होगा कि हिंदुस्तान का बंटवारा सही हो गया था, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं भारत में शामिल हो सकता हूँ, अगर मैं नहीं चाहूँ तो मैं नहीं हो सकता। अगर मेरे पास एक देशी रियासत है, मैं उसका कहीं छोटा मोटा शासक हूँ, चाहे कितना भी छोटा शासक हो, उसको अपना संविधान बनाने का मतलब अधिकार था, अलग संविधान बनाने का और अलग देश बनाने का अधिकार था। ठीक है, तो देखो इसमें 3 देशी रियासतें ऐसी थी जो संविधान सभा में मतलब सम्मिलित नहीं हुई थी। 3 कौन कौन सी थी? एक तो थी कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़, ठीक दोस्तों, और तीसरी थी हैदराबाद। ठीक है, कश्मीर में तो आज तक भी तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। जूनागढ़ और हैदराबाद ये भी बाद में सम्मिलित हो गई थी। यहाँ पे तो हैदराबाद में तो पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। ठीक है, और जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया था। और कश्मीर में तो आपको पता ही है क्या हुआ था। ठीक है, तो ये प्रावधान थे इसमें। ठीक, अब समुदायों के सदस्य देख लेते हैं कि समुदाय के सदस्य जो थे वो कितने थे। मतलब ये संविधान सभा की बात हो रही है। ठीक है, तो संविधान सभा में जो समुदाय थे सामान्य, मुस्लिम और सिख। तो सामान्य जो समुदाय था या जनरल कैटेगरी थी, उसमें 208 सदस्य थे। ठीक है, और मुस्लिम 79, 79, और सिख
सिख था 4। ठीक है मित्रों, तो सामान्य जो सदस्य थे वो 208 थे, मुस्लिम 79 थे और सिख 4 थे। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि संविधान सभा में सामान्य लोग कितने थे, तो सामान्य सदस्य कितने थे 208 और मुस्लिम 79 थे और सिख थे 4। ठीक है, हम महिलाओं की संख्या देख लेते हैं और SC ST भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो महिला थी 15 और SC थे 26 और ST थे 33। ठीक है मित्रों, ठीक है, लेकिन ये सब सामान्य में थे। सामान्य का मतलब ये है कि जो मुस्लिम था वो मुस्लिम में थे, मतलब ये अलग से प्रावधान नहीं था कि महिलाओं की संख्या अलग से होगी या SC ST अलग से लड़ेंगे इलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें सिर्फ 3 ही समुदाय थे। ठीक है, तो 3 समुदाय कौन कौन थे? सामान्य, मुस्लिम और सिख। ठीक दोस्तों, तो ये क्या होगा, संविधान सभा कैसे गठन होगा। ठीक है, अब इसमें अंतरिम सरकार का प्रावधान था। तो जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था उसी के अनुरूप हमने अंतरिम सरकार का गठन किया था। तो ये चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। ठीक है, जुलाई 1946 में। अब कैबिनेट मिशन का कंप्लीट हो गया, तो हम एक बार अंतरिम सरकार देख लेते हैं। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था और इसके लिए चुनाव कब हुए थे? तो देखो, अंतरिम सरकार का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और इसकी 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी थी कि अंतरिम सरकार का गठन होगा, और वो किस दिन होगा? वो हुआ था 2 सितंबर 1946 को। तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब करी थी? 24 अगस्त 1946 को, और इसका गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, तो ठीक। अब मुस्लिम लीग तो इसमें बाद में शामिल हुई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो पहले ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कर दिया था, मतलब डायरेक्ट कार्यवाही दिवस। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि सांप्रदायिक आधार पर बहुत ज़्यादा भारत में दंगे हुए थे, फिर भी उसको समझा बुझा कर लेकर आए और उसको 2 अक्टूबर 1946 में लीग यानी कि मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल हो गई। ठीक है दोस्तों, तो मुस्लिम लीग संविधान सभा में कब शामिल हुई थी? तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 1946 में। ठीक है, और संविधान सभा का अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर को। उसकी घोषणा कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को। और इसके इलेक्शन कब हुए थे? जुलाई 1946 को। ठीक है, तो क्या हुआ था कि 2 सितंबर तक जो इस कैबिनेट थी, अंतरिम सरकार की जो कैबिनेट थी, मतलब मंत्रिमंडल था, उसमें कितने सदस्य थे? उसमें सदस्य थे 13। ठीक है, लेकिन 2 अक्टूबर के आने के बाद, 2 अक्टूबर मुस्लिम लीग के आने के बाद, ये क्या अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद, ये इसमें जो 13 लोग थे, इनमें से 3 लोगों को निकाल दिया गया, मतलब उनसे त्याग पत्र ले लिया गया। अब बचे 10 लोग। 10 लोग तो हो गए ये सामान्य लोग। ठीक है, और इसमें 5 लोग और शामिल हुए थे, तो टोटल इनकी संख्या होगी 15। तो 5 लोग कौन थे? ये लीग के 5 लोग थे। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंतरिम सरकार में लीग के कितने सदस्य थे, तो वो थे 5। इनका नाम ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि नाम नहीं पूछता, लेकिन हाँ ये पूछ लेता है कि वो कब लीग अंतिम सरकार में संविधान सभा में कब शामिल हुई थी। तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 1946। दोस्तों देखो, अंतरिम जो सरकार थी वो संविधान सभा के लिए जो गठित चुनाव हुआ था उसी के आधार पर हुआ था, उसका कोई अलग से चुनाव नहीं हुआ था। तो अंतरिम सरकार और संविधान सभा दोनों पैरेलल थी बिल्कुल। ठीक है, अब अंतरिम सरकार के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो अध्यक्ष जो थे, जो तत्कालीन वायसराय थे, तो 1946 में जो वायसराय थे, 1946 में कौन थे? लॉर्ड वेवेल वायसराय थे। तो
तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष भी यही हुए, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे और वेवेल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। तो ये अंतरिम सरकार हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संविधान सभा का गठन कब और कैसे हुआ था। देखो दोस्तों, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो जुलाई में हो गए थे, उसी के अनुरूप हमने अंतरिम सरकार बनाई थी। तो उसके बाद हमने संविधान सभा का गठन करा था, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बता ही दिया था कितने सदस्य थे। जब हमने कैबिनेट मिशन बढ़ा था 389 सदस्य थे, मुस्लिम कितने थे, सामान्य कितने थे। तो हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक। तो 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। तो इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी, ठीक है दोस्तों। जो इसके उपाध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। तो जो सदस्य संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। मतलब ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि ये संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ आदमी थे। तो सबसे वरिष्ठ होने के नाते इन्हें अस्थायी चुना गया। लेकिन जैसे ही संविधान सभा की अगली बैठक हुई, अगली बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों। तो स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को चुने थे। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य चुन लिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। यहाँ तक मोटा मोटी बात हो गई। इसमें जो एक अहम बात है वो थी कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पारित किया गया था? तो वो पारित किया, उद्देश्य जो प्रस्ताव था, उद्देश्य का मतलब ये है कि हम संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारा कोई उद्देश्य तो होना चाहिए कि हम किस बेस पे अपने संविधान का निर्माण करेंगे या हमारा संविधान कैसा होगा। तो उसी उद्देश्य के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार ही संविधान का निर्माण हुआ था। तो उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये पारित हुआ, ये आया था 13 दिसंबर को 1946। और कौन लेके आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को। और ये कब कौन लेकर आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इस पे वाद विवाद चला, मतलब जैसे कोई भी बिल अगर बिल टाइप ही था, जैसे कोई भी बिल संसद में आता है तो उस पर पहले वाद विवाद चलेगा कि उसमें क्या सही है, क्या गलत है, या क्या उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं। तो ये सब चला। उसके बाद 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। एक इसका एक पहलू तो ये हो गया संविधान सभा का, लेकिन संविधान सभा का एक दूसरा और पहलू था। संविधान सभा का दूसरा पहलू क्या था? वो था कि जब 9 दिसंबर 1946 में 9 दिसंबर 1946 में
संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, या संविधान सभा का गठन ही मान लो, संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो जो मुस्लिम लीग थी, लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार का मतलब कि उसने इसमें भाग नहीं लिया। इसमें सिर्फ कांग्रेस या और लीग को छोड़ के और सभी जितनी भी पार्टियां थी उसने इसमें भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। लीग ने संविधान सभा का संविधान सभा का बहिष्कार करा। उसने बस एक ही तोता की तरह रट लगा के रखी हुई थी कि सांप्रदायिक आधार पर देश के बंटवारा होना चाहिए और हमें एक अलग देश मिलना चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। 3 चीज़ें में क्या क्या पढ़ा? एक तो कैबिनेट मिशन पढ़ा, कैबिनेट मिशन, ठीक। दूसरा अंतरिम सरकार, और तीसरा संविधान सभा। ये 3 चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। इससे अगली जो क्लास होगी, मतलब कल हम माउंटबेटन योजना और 1947 का भारत शासन अधिनियम और उसके बाद के जो प्रावधान है वो पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू, बने रहें हमारे साथ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।